फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट अपडेट्स देखते हैं डिफेंस से रिलेटेड। इंडिया रेडी फॉर अटैक ऑन पाक। न्यू रशियन मिसाइल फॉर इंडिया। अच्छा जी। ईरान वार्निंग टू पाक। अरे वाह, चलो देखेंगे क्या सब कुछ है। कुछ नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने रशिया के साथ नई सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से भारत के एडवांस ड्रोन को विकसित करने के प्रस्ताव को मिला क्लियरेंस। यानी कैसे एलिमिनेट किया इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को। और ईरान में आए भूकंप के बीच न्यूक्लियर टेस्ट की अफवाहें। क्या 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 ईरान में आए अर्थक्वेक से लग रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट किया उन्होंने। देखा। Maybe they're saying we already have it. जो उन शक था। आज 3 मार्च को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 5083 करोड़ रुपीस की कीमत वाले कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है एचएएल के साथ जिसकी वैल्यू है 2901 करोड़ रुपीस और जिसके तहत एचएएल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैरीटाइम रोल के लिए 6 एडवांस्ड एएलएच मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स सप्लाई करेगी। और वहीं जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया है रशियन फर्म रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ जिसकी वैल्यू है 2182 करोड़ रुपीस और इसके तहत रशियन फर्म भारतीय नौसेना के लिए सरफेस टू एयर वर्टिकल लॉन्च शटल मिसाइल्स को सप्लाई करेगी जो कि भारतीय नौसेना के फ्रंट लाइन वॉरशिप्स के डिफेंस कैपेबिलिटीज को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाने में अपना योगदान देगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो शटल है वो एक मीडियम रेंज की वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसे एंटी-शिप मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स तो इस तरह के थ्रेट से वॉरशिप्स को सुरक्षा प्रदान करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये 360 डिग्री की डिफेंस कवरेज प्रोवाइड करने में सक्षम है। मगर रिपोर्ट के मुताबिक ये एक बार में 2 से 12 टारगेट्स को एक साथ एंगेज भी कर सकती है और हर एक 2 से 3 सेकंड में आप एक मिसाइल इससे लॉन्च कर सकते हैं। और ये मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी भारतीय नौसेना की तलवार क्लास और शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स में ऑपरेशनल भी है। बाकी एक और अपडेट है कि एमएसएमई शिपयार्ड जिसका नाम है सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड तो इनको भारतीय नौसेना के लिए 4 500 टन के सेल्फ प्रोपेल्ड फ्यूल बार्जेस का निर्माण करने का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है और जो बार्जेस हैं सबमरीन्स और शिप्स के फ्यूल के रिप्लेनिशमेंट में एक प्राइमरी रोल प्ले करेंगे। एक तरफ जहां रियल कॉम्बैट में चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम लगातार फेल हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ भारत अब रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की 5 और स्क्वाड्रंस को खरीदने वाली योजना के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इससे संबंधित जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ANI की तरफ से जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि S-400 के 5 एडिशनल स्क्वाड्रंस को खरीदने वाला जो प्रस्ताव है तो वो जल्द ही भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से उसे क्लियरेंस मिल सकता है और जो सिस्टम है इन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही फ्रंट्स पर डिप्लॉय किया जाएगा। बाकी रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से भी कहा गया है कि जो भारतीय वायुसेना है वो काफी सिग्निफिकेंट नंबर्स में मिसाइल्स को खरीदने पर भी विचार कर रही है जो कि एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देगा। बाकी इस पर रशिया के साथ ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहे हैं और इसके लिए जो टेंडर है वो जल्द ही जारी भी किया जाएगा। बाकी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके सबसे लॉन्गेस्ट रेंज पर सरफेस टू एयर किल का रिकॉर्ड बनाया है तो वो अपने आप में ही सिस्टम की परफॉर्मेंस को साबित करता है। बाकी एक अपडेटेड टाइम्स नाउ की तरफ से जिसमें बताया गया कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी कि DPB ने भारतीय वायुसेना के लिए 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले प्रस्ताव को क्लियर कर दिया है और इस प्रस्ताव के तहत 12 एयरक्राफ्ट फ्लाई वे कंडीशंस के तहत लिए जाएंगे और बाकी के 48 भारत में बनाए जाएंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू होगी लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस और इसमें जो प्राइमरी कंटेंडर्स बताए गए हैं वो ब्राजील और अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं। अब इसमें से किसके साथ भारत जाएगा? देखिए सब जितने भी वॉर्स हो रही हैं उससे हर कंट्री थोड़ी पैनिक में है और तेजी से जो है काम कर रही है, तेजी से चीजें खरीद रही है, बना रही है। सबको अपना सोचना पड़ता है कि हम वॉर में आगे तो हमें क्या होगा। हमें तो इंडिया को तो ज्यादा थ्रेट है क्योंकि वहाँ चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबसे ज्यादा एग्जामिन करने के बाद डिसाइड होगा। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की मीटिंग में केवल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि DRDO द्वारा एक नए अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन के डिजाइन और डेवलपमेंट वाले प्रस्ताव को भी क्लियर किया गया है। बाकी वेस्ट एशिया की क्राइसिस ने ये तो साबित कर ही दिया है कि ड्रोन वॉरफेयर में जिसके पास सबसे किफायती तरीके से ड्रोन्स को मास प्रोड्यूस करने की क्षमता होगी तो उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहने वाला है। और यही कारण भी है कि US और रशिया जैसी सुपर पावर्स भी ईरान के सस्ते लेकिन बेहद ही इफेक्टिव शाहिद कामिकाज़ी ड्रोन्स की कॉपी बना के उनको रियल कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाम अलग अलग रखे हैं जैसे कि अमेरिका ने ईरानियन ड्रोन के क्लोन का नाम रखा है ल्यूकस और रशिया वाले का नाम है जेरेन 2। मिडिल ईस्ट की जो तनावपूर्ण स्थिति है वो अभी भी वैसे ही बनी हुई है जबकि और बढ़ भी रही है क्योंकि जितने भी इस तनाव के पीछे हैं उनमें से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे कोई संकेत भी नहीं दिख रहे हैं कि अभी वो जल्दी रुक भी जाएंगे। पर कल से लेकर अभी तक क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं वो हम आपको बताए थे। तो ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी है जिसमें इसराइल के साथ साथ गल्फ स्टेट्स जहां पर भी US की बेसिस हैं तो वो भी इसकी चपेट में आ ही रहे हैं
और अभी तक इस कॉन्फ्लिक्ट में कम से कम 9 कंट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल हो चुकी हैं, जिसमें से कुछ स्ट्राइक्स कर रही हैं और कुछ स्ट्राइक्स को रोक रही हैं। और जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको कहा था कि ईरान के सपोर्ट में हिजबुल्लाह भी शामिल हुआ है और फिर उसने भी इसराइल की तरफ रॉकेट्स लॉन्च किए थे, लेकिन इसराइल ने भी बहुत ही इंटेंस तरीके से जवाबी कार्रवाई करी थी और क्लियरली कहा था कि हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी गलती करी है। बाकी इसराइल ने तो नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखी है, जो रिजर्व ट्रूप्स है उनको मोबिलाइज किया जा रहा है और अब डिफेंसिव से ऑफेंसिव ऑपरेशंस की तरफ जो शिफ्ट है वो तेजी से देखने को मिल रहा है, और जिसमें सदर्न लेबनान में ईरानियन अलाइंड फोर्सेस को टारगेट करना भी शामिल है। और जबकि कुछ ऐसी फुटेज भी देखने को मिली है जिसमें ईरान ने कुछ नई मिसाइल्स को लॉन्च किया है, जिन्हें संभावित रूप से ईरान की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स बताया जा रहा है। जबकि यूएस और इसराइल की फोर्सेस की तरफ से भी ईरान के डिफेंस साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं, जिसमें उनके एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस और ईरानियन मिलिट्री के कुछ महत्वपूर्ण साइट्स को भी टारगेट किया गया। जबकि ईरान की जवाबी कार्रवाई में गल्फ एनर्जी की फैसिलिटीज भी टारगेट हुई हैं और जिससे कतर की जो एलएनजी ऑपरेशन है वो प्रभावित हो रहे हैं। और तेहरान में इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ईरानियन रिजीम लीडरशिप के एक महत्वपूर्ण कंपाउंड को टारगेट किया है, जिसे महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर के तौर पर देखा जाता है। जबकि ईरान ने दावा किया है कि उसके 20 ड्रोन्स और 3 मिसाइल्स ने यूएस बेसिस को हिट किया है, और ईरान तो ये भी दावा कर रहा है कि उन्होंने बहरीन में यूएस की मिलिट्री बेस को तो मिटा ही दिया है। और आने वाले समय में यूएस के जो ऑपरेशन है वो और भी इंटेंस हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को आग्रह किया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को वे छोड़ दें, जिसमें बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, द वेस्ट बैंक एंड गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूएई, यमन, तो इन कंट्रीज के नाम मेंशन किए गए। जबकि सऊदी अरेबिया में ईरान के 2 आर्म्ड ड्रोन्स ने यूएस एम्बेसी को भी टारगेट किया है, और यूएस की सेंट्रल कमांड की तरफ से दिए गए अपडेट के मुताबिक कल 2 मार्च शाम को 4 बजे तक यूएस सर्विस के 6 और मेंबर्स की जान गई है। और जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से लेकर टोटल 13 यूएस सोल्जर्स के कैजुअलिटीज के रिपोर्ट ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म की गई। और अभी जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी भी ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ लगातार मिसाइल्स लॉन्च की जा रही हैं, जबकि ईरानियन रिजीम के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स को भी इसराइल के डिफेंस फोर्सेस ने डिसमेंटल कर दिया है। जबकि हिजबुल्लाह को लेकर भी इसराइल के डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि कल हिजबुल्लाह ने ईरानियन रिजीम को ज्वाइन किया था हमारे खिलाफ, और उसके बदले आज हिजबुल्लाह को उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। और इजरायली आर्मी ने सदर्न लेबनान में भी अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है, जहां पे हिजबुल्लाह आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ टारगेटेड स्ट्राइक्स की जा रही है। और इसराइल के डिफेंस फोर्सेस ईरान और बेरूत, इन दोनों ही जगहों पर मिलिट्री टारगेट्स पर एक साथ टारगेटेड स्ट्राइक्स को कंडक्ट कर रहे हैं। और जबकि इससे पहले 24 फरवरी को रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें क्लेम किया गया था कि जो ईरान है वो चीन के साथ उनकी CM-302 मिसाइल्स की डील को फाइनल करने के बेहद ही करीब है। हालांकि इस बात को मेंशन किया गया था कि इन मिसाइल्स की डिलीवरी डेट पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि चाइना की जो CM-302 मिसाइल है तो ये चाइना द्वारा ईरान को दी गई अभी तक की सबसे एडवांस मिसाइल होने वाली है, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है, और ये लो और फास्ट फ्लाई करते हुए शिप बॉर्न डिफेंस सिस्टम्स को इवेट करने के हिसाब से डिजाइन की गई है। लेकिन इन रिपोर्ट्स पर कल 2 मार्च को चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसको सभी रिपोर्ट्स को खारिज किया है और ये कहा है कि ये रिपोर्ट सच नहीं है। जबकि कल चीन के विदेश मंत्री ने अपने ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी थी, और जिसको उनका ये कहना था कि ईरान की संप्रभुता, उनकी सिक्योरिटी, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उनकी नेशनल डिग्निटी, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए चीन का ईरान को फुल सपोर्ट है। और चीन इस बात को लेकर भी सपोर्ट करता है कि ईरान के पास अपने इंटरेस्ट और राइट्स को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। और जबकि चीन ने यूएस और इसराइल से आग्रह भी किया था कि तुरंत ही अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को रोक दें और इस टेंशन को और ज्यादा एस्केलेट होने से बचाएं। बाकी चाइना के स्टेटमेंट से तो फिलहाल इसी तरह के संकेत दिख रहे हैं कि चाइना का जो सपोर्ट है वो केवल बातों में ही है, एक्चुअल में उसका फिलहाल अभी कोई सपोर्ट नहीं है। और बाकी ईरान को सप्लाई किए गए चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो वो तो किसी से भी छुपा हुआ है नहीं। बाकी सपोर्ट से याद आया, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस देखने को मिली हैं जो कि भारत की अलग अलग जगहों से हैं, जहाँ पे कुछ लोग ईरान के सुप्रीम लीडर के एलिमिनेशन पर इतना शोक व्यक्त कर रहे हैं कि वो तो ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि वे ईरान जाकर इसराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। यही अभी हमने इससे पहले की जो है, नहीं जो एक हमने पहले वीडियो की थी जिसमें वो बोलने की कोशिश करे थे, बताने की कोशिश करते यूएसए क्या करे भाई, यूएसए पाकिस्तानियों को क्यों वीजा देता है। अब भैया वो यूएसए की मर्जी है। हाँ, तुम लोग क्या तुम्हारा बोलना क्या बनता है, अपने देश का बोलो। अपने देश में ये जो लोग बैठे हैं इनके बारे में क्या बोलना है। हमने जो है काफी सारे लोग देखे थे इंडिया से जो आ रहे थे, जो रातों रात जो उनकी सिटीजनशिप ईरानियन बन गई थी। हाँ, ये है ना, ये सब दिख तो रहे हैं। उनको सडनली उठे और पता लगा अरे हम तो ईरानियन है आज। तो इन लोगों का क्या करना है, वो तो उसका तो पहले सॉर्ट आउट कर लिया जाए। संदेह है कि इनमें से अधिकतर को अगर मैप दिखा के पूछा जाए कि ईरान कहाँ पर है तो शायद ही वो बता पाए। वही तो ऐसी एक वीडियो जम्मू कश्मीर बच्चों को किया हुआ दिमाग खराब, सब ईरानियन बन गए। शोक के प्रदर्शन में कुछ ऐसे नारे लगाते हुए दिख रहे हैं कि कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह, और ये उसी कैटेगरी के लोग हैं जो कि कश्मीर को कभी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, कभी फिलिस्तीन और अभी हिजबुल्लाह। तो एक बात तो स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर तो हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं अगर ये नहीं सुधरे तो ये जरूर तय है कि आने वाले समय में कश्मीर में इनकी कब्र जरूर बन जाएगी। बाकी इन सभी लोगों को हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की एक बहुत ही अच्छी सी स्टेटमेंट है वो याद दिलाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि जो राष्ट्र होता है
वो देश के अन्य सभी पहलुओं से बड़ा होता है। लेकिन हमें इस बात की बेहद ही कम उम्मीद है कि जो कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह जैसे नारे कितने लगा रहे हैं, सारे शौक के नाम पर देश की शांति को भंग करने ईरानियंस का हैं प्रयास क्या कर रहे करें। हैं, तो इनको शायद ये बात समझ में आएगी। हद द है। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ ऑफिशियल के हवाले से क्लेम किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई को एलिमिनेट करने के लिए इजराइल ने तेहरान के जो एक्सटेंसिव ट्रैफिक कैमरा नेटवर्क है तो उसको हैक किया था, और जिसके माध्यम से ईरान के सुप्रीम लीडर के बॉडीगार्ड्स और अन्य टॉप ईरानियन ऑफिशियल्स को ट्रैक भी किया गया। यानी कि ईरान के जो कैमरास ईरान ने खुद के सर्विलेंस पर्पस के लिए लगाए होंगे तो उसे इजराइल की एजेंसी मोसाद ने ईरान के ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। और रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया गया कि इजराइल ने ईरान के कैमरास का जो एक्सेस है वो लगभग साल भर पहले ही प्राप्त कर लिया था, और उन्होंने ये भी पाया कि एक पर्टिकुलर कैमरा एक ऐसे एंगल पर था जो ये दिखाता था कि ईरान की सुप्रीम लीडर की जो सिक्योरिटी टीम है तो उसके मेंबर्स अपनी कार कहाँ पे पार्क करते हैं। और फिर इन्हीं कैमरास के माध्यम से इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट ने इन बॉडीगार्ड्स के एड्रेसेस, उनके वर्क शेड्यूल्स, इनको किसको प्रोटेक्ट करने के लिए असाइन किया गया है, तो इन सभी इन्फॉर्मेशन की एक फाइल बनाई। कमाल। और ये भी क्लेम किया गया कि जहाँ पे ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया गया था तो उस पर्टिकुलर स्ट्रीट पर इजराइल और यूएस ने सेलुलर सर्विसेज को भी डिस्टर्ब कर दिया था ताकि जो भी इनके बॉडीगार्ड्स तक पहुंचने की कोशिश करें तो उनकी लाइन बिजी आए। और फाइनेंशियल टाइम्स के साथ बातचीत में इजराइल के ही इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बताया है कि हम तेहरान को उसी तरह से जानते थे जैसे कि हम जेरूसलम को जानते हैं, यानी कि इजराइल की राजधानी। और जब आप किसी जगह को उतनी ही अच्छी तरह से जानते हैं जितनी अच्छी तरह से आप उस गली को जानते हैं जहां आप खुद बड़े हुए हैं, तो आपको वहां की कोई भी ऐसी चीज नजर आ जाती है जो वहां अलग हो। और ईरान की लीडरशिप के बारे में जो इन कैमरास के माध्यम से इजराइल ने डेटा इकट्ठा किया था तो उसका सही तरह से इस्तेमाल करने में एआई टूल्स और एल्गोरिथम्स का भी इस्तेमाल किया गया। और इस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर को ट्रैक किया गया जब वो शनिवार को मीटिंग करने वाले थे, और उसी दिन इजराइल ने अपनी स्ट्राइक में इनको एलिमिनेट किया। और ऑब्वियसली इसमें सीआईए के ऑफिशियल्स भी शामिल थे। और रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी बताया गया कि सीआईए के जो ह्यूमन सोर्स है तो उसने भी इस ऑपरेशन को अंजाम देने में एक महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी थी। और इस तरह से एक बार फिर से इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने अपने एक और नए कारनामे से हर किसी को सरप्राइज किया है। बाकी ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने वाले इजराइल और यूएस के इस पूरे ऑपरेशन पर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। अगर ज़्यादा डिमांड हुई तो हम इस पर डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर यूएन की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है, जैसे बताया गया कि 26 फरवरी की शाम से 2 मार्च 2026 तक अफगानिस्तान में कम से कम 146 सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसमें 42 लोगों की जान गई है और जबकि 104 घायल हैं, और जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अफगान फोर्सेस ने एक बार फिर से पाकिस्तान की कुछ और मिलिट्री पोस्ट को कैप्चर किया है। और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के ऑफिशियल का क्लियरली कहना है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के टेरिटरी के खिलाफ अपने एग्रेशन को जारी रखता है तो फिर अफगान सरकार काबुल में पाकिस्तान की एम्बेसी को बंद कर सकती है। और फिलहाल अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को तो ईरान के IRGC के कमांडर की तरफ से भी वार्निंग मिली है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकियों को जो पाकिस्तान अपने वहाँ पनाह दे रहा है तो उसके लिए पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस तरह से ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का भी इस्तेमाल किया गया है तो उसको लेकर भी क्लियरली वार्निंग दी गई है कि इसके अब इस्लामाबाद भी सेफ नहीं है। बाकी पाकिस्तान की फिलहाल अभी स्थिति ऐसी है कि अगर वो ईरान को खुल के सपोर्ट करेगा तो फिर अमेरिका पीछे से खड़ा है, वहीं अगर वो अमेरिका को सपोर्ट करेगा अपना एयर स्पेस दे के तो फिर ईरान खड़ा है। बाकी अफगानिस्तान तो अलग से लगा ही पड़ा, वो बात अलग है। बाकी अभी हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भी एक वार्निंग जारी करी थी पाकिस्तान के लिए, जिसमें उन्होंने फिर से दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, और अगर पाकिस्तान अपने एक्शंस नहीं रोकता है तो मैं आज एक बार फिर से रक्षा मंत्री के तौर पर ही कहना चाहता हूँ कि इस बार हम एक ऐसा जवाब देंगे कि पूरी दुनिया चौंक जाएगी और किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति की एक स्टेटमेंट देखने को मिली जो कि उन्होंने पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग को संबोधित करते हुए दी थी, जिसमें उनका कहना था कि भारत के लीडर्स कह रहे हैं कि वो एक और वॉर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा रीजनल पीस के पक्ष में रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। और फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो इस्लामाबाद है वो बातचीत के लिए ओपन है। वैसे ओपन सोर्स हैंडल्स पर एक डिस्कशन ये भी चल रहा है कि अभी जब भारत ने CCS की मीटिंग कंडक्ट करी थी तो उसी सेम टाइम पर पाकिस्तान में भी ऐसी मीटिंग कंडक्ट की गई थी। अच्छा। और कुछ ऐसी अफवाहें भी चल रही हैं कि भारत ने अपनी अग्नि 2 मिसाइल बॉर्डर के पास डिप्लॉय करी है, और पाकिस्तान को इस बात की चिंता है कि शायद भारत फिर से कुछ एक्शन शुरू कर सकता है। लेकिन आपको फिर से स्पष्ट कर दिए केवल एक तरह का डिस्कशन ही है, इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि फिलहाल अभी कर पाना काफी मुश्किल है। हम बस यही कहेंगे अपने पड़ोसियों को कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इसके अलावा तब प्रिंट की तरफ से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि पहलगाम की जिस बैसरन घाटी पे उस कायरतापूर्ण आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था तो उस हमले से पहले उस जगह की रेकी के लिए GoPro Hero 12 ब्लैक कैमरा का इस्तेमाल किया गया था, और जो कि लिंक होता है एक चाइना बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर से, और जो कि इस हमले से साल भर पहले से ही एक्टिवेट था। और अब NIA एक लेटर को जारी करेगी क्योंकि कैमरे का जो एक्टिवेशन है उसका इनिशियल यूज और उसका जो कमर्शियल ट्रेल है तो उससे संबंधित जो जानकारी है वो चीन के अधिकार क्षेत्र में आती है। और जबकि NIA ने नीदरलैंड्स में GoPro के मैन्युफैक्चरर को भी अप्रोच किया है और उसके सप्लाई चेन और डिवाइस के एक्टिवेशन के बारे में डिटेल्स मांगी है, लेकिन कैमरा के एक्टिवेशन, उसके इनिशियल यूज, उसके कमर्शियल ट्रेल के बारे में जो भी जानकारी है तो वो केवल चाइनीज अथॉरिटी से ही मिल सकती है, और इसीलिए उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए चीन के लिए LR जारी किया जाएगा। और अब देखना यह है कि क्या चीन इसमें कोई मदद करता है या नहीं।
काफी सारी न्यूज थी, बहुत सारा कुछ था, इतना कुछ बताया है। कई चीजें तो अभी हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम इतना ट्रैक तो कर ही नहीं रहे हैं, खासकर इजराइल और ईरान के जो यूएसए की वॉर में भी हमने इतना नहीं हम देख रहे। थोड़ा थोड़ा जो न्यूज़ टाइम एंड अगेन थोड़ी जो आज देखते हैं अपडेट क्या हुआ है, तो ऊपर ऊपर से ही हमें भी पता है। पर ये जो इन्होंने बताया राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट है कि ख़त्म नहीं हुआ, भैया मैं तो कहूँगी अगर ख़त्म नहीं हुआ तो इस बारी मेक श्योर करना कि पीओके आ जाए, ताकि अपना मैप जो हम बनाते हैं यार, हम बचपन से सोचो हमारी ज़िंदगी से पहले का वो रियलिटी हो जाए और उनको भी सबक मिले कि पंगा नहीं लेना, क्योंकि टाइम एंड अगेन ये बाज इसीलिए नहीं आते हैं। तो वही बात है। और बाकी सब तो अभी देखेंगे कि यूएसए और ईरान और इनके बीच में क्या होता है। पर ये डेफिनेटली अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है, आई डोंट नो अभी आई है कि नहीं, पर यूएई भी तैयार हो रहा है कि ईरान के साथ लड़ने के लिए। देखिए एटलीस्ट मैं तो ये देख रहा हूँ इंडिया को भी रेडीनेस, मतलब लग रहा है इंडिया भी रेडी हो रहा है फॉर एनीथिंग फ्यूचर। वो कमाल की बात है, इट्स वेरी गुड कि बहुत तेजी से काम कर रहे हैं हम लोग। बस फटाफट 5th जनरेशन चाहिए, जल्दी आ जाए, कमाल हो जाएगा। हमें यही चाहिए कि भैया इंडिया इतना स्ट्रांग हो जैसे इजराइल और यूएसए है कि दुश्मन जो है वो टिक ही ना पाए। सभी कंट्रीज का भी फोकस वॉर पे ही है कि कल को हमारे साथ वॉर होती है तो क्या होगा। तो दुनिया में चल ही ये सब रहा है, ऐसी कचरा कंट्रीज हैं जो दूसरी कंट्रीज के लिए थ्रेट बन रही हैं, तो क्या करें, क्योंकि वो रिलीजियस माइंड में डूबे हुए हैं। ये सारी थ्रेट कौन है? कंट्रीज जो रिलीजियस माइंड में डूबी पड़ी हैं। और रातों रात जो कश्मीर में बहुत सारे लोगों की सिटीजनशिप ईरानियन बन गई, उसका उनके ऊपर एक्शन लो। इंडिया के गवर्नमेंट को, इंडिया को इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि रहते यहाँ पे हैं, पले बड़े यहाँ हुए, पैदा यहाँ हुए हैं, तो ये कैसे इनका दिमाग कैसे बन गए, जो इतना खड़े होके उसके फोटो हैं और उनके झंडे लेके बैठ गए हैं। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।